हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो हम लोग का चल रहा था गुप्त काल। गुप्त काल के बारे में पिछले वीडियो में हम लोगों ने कुछ पढ़ा भी था, लेकिन फिर से हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। फिर से स्टार्टिंग से हम लोग देख लेते हैं गुप्त वंश के बारे में। ठीक है, गुप्त काल को भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। गुप्त काल को भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। गुप्त वंश की जो स्थापना है वो किसने की थी? तो इसकी स्थापना श्री गुप्त ने की थी। इसकी स्थापना श्री गुप्त ने की थी। कब की थी? तो 275 ईस्वी पूर्व में। 275 ईस्वी में, ईस्वी पूर्व नहीं, 275 ईस्वी में श्री गुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। ये जो है श्री गुप्त, ये गुप्त वंश, श्री गुप्त ये कुषाणों के सामंत थे। ये कुषाणों के सामंत थे। ठीक है, इन्होंने, श्रीगुप्त ने 275 ईस्वी पूर्व में स्थापना की। श्रीगुप्त के बारे में कुछ विशेष जानकारियां हम लोगों को ज़्यादा विशेष जानकारी नहीं मिलती है, तो इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पूछेगा तो श्रीगुप्त के बारे में, तो इसका शासन काल क्या था, इन्होंने कब जो है गुप्त वंश की स्थापना की थी? तो 275 ईस्वी पूर्व में इन्होंने गुप्त वंश की स्थापना की थी। इसके बाद इनका पुत्र आया घटोत्कच। इनका पुत्र आया घटोत्कच। ये जो है 200, इसने 280 से ईस्वी से लेकर के 319 ईस्वी तक इसका शासन काल माना जाता है। घटोत्कच का शासन काल जो है 280 से लेकर के 319 ईस्वी तक माना जाता है। इसके बारे में भी कुछ विशेष जानकारियां नहीं प्राप्त है, तो जिसके बारे में हम लोग को इससे भी संबंधित नहीं पढ़ना है। बस नाम याद रख लेना है कि घटोत्कच भी गुप्त वंश का ही एक शासक था, जो श्रीगुप्त का पुत्र था। इससे ज्यादा इससे आप लोगों को क्वेश्चंस भी नहीं आएंगे। घटोत्कच के बाद जो है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ये जो है गुप्त वंश के अगले शासक हुए। इन्हें वास्तविक संस्थापक इन्हीं को माना जाता है। वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो चंद्रगुप्त प्रथम को, क्योंकि माना जाता है कि जिसके शासन काल में इस वंश का जो पुनरुद्धार हुआ है, इसकी यह फैला है, इसका साम्राज्य विस्तार हुआ है, उसी के शासन काल को, उसी को मान लिया जाता है कि इसके समय में इस वंश का वास्तविक नींव पड़ा है, इस वंश का वास्तविक विस्तार हुआ है। तो इसीलिए वास्तविक संस्थापक इनको माना जाता है। किसको? तो चंद्रगुप्त प्रथम को, चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। इन्होंने लक्ष्मी की राजकुमारी, चंद्रगुप्त प्रथम, इन्होंने लक्ष्मी की राजकुमारी, लक्ष्मी की राजकुमारी कुमार देवी से इन्होंने विवाह किया था। कुमार देवी से इन्होंने क्या किया था? विवाह किया था। कहाँ की थी? तो लक्ष्मी की राजकुमारी थी कुमार देवी, इससे इन्होंने क्या किया था? विवाह किया था। ज्यादा विशेष इनके शासन काल में भी नहीं माना जाता है, इनका भी कुछ विशेष उतना ज्यादा कुछ चर्चाएं हम लोगों को नहीं प्राप्त हुई हैं, तो इसलिए इससे ज्यादा हम लोगों को इसमें पढ़ना भी नहीं है। इन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। महाराजाधिराज, इन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि अपने आप को दी थी। अपने महाराजाधिराज की उपाधि से ये सुशोभित हुए थे। इन्होंने सोने के सिक्के चलाए थे। इन्होंने सोने के सिक्के, एक जिसको राजा रानी सिक्का कहा जाता था, राजा रानी सिक्के, इन्होंने राजा रानी प्रकार के सिक्के चलाए थे। इसमें क्या था कि सिक्का के एक साइड में राजा और रानी की चित्र होते थे और दूसरे साइड में लक्ष्मी जी का चित्र था इस राजा रानी सिक्के में। ठीक है, इनके बाद इनका पुत्र जो है, इनका पुत्र उत्तराधिकारी हुआ समुद्रगुप्त। इनके बाद चंद्रगुप्त प्रथम के बाद इनका जो उत्तराधिकारी हुआ, इनका पुत्र समुद्रगुप्त। ठीक है, तो अब हम लोग समुद्रगुप्त के बारे में देखते हैं। यहाँ तक तो हम लोग पिछले वीडियो में भी हम लोग देख लिए थे, तो विशेष हमको समुद्रगुप्त से आज स्टार्ट करना है। तो समुद्रगुप्त से हम लोग देखते हैं। ठीक है,
समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी, ये कुमार देवी का ही पुत्र था चंद्रगुप्त प्रथम, और कुमार देवी का पुत्र था कौन? समुद्रगुप्त। ठीक है, ये जब इसने ये 335 ईस्वी पूर्व में, ईस्वी पूर्व नहीं सॉरी ईस्वी में 335 ईस्वी में इसने सिंहासन पर ये बैठा था, 335 ईस्वी में। ठीक है, इसने बैठते ही, सिंहासन पर बैठते ही दक्षिणापथ के उत्तर के 9 राजाओं और दक्षिण के 12 शासकों, उत्तर के 9 राजा और दक्षिण भारत के 12 राजाओं को क्या किया था? पराजित किया था। इसने अपने साम्राज्य विस्तार के क्रम में उत्तर भारत के 9 राजाओं को और दक्षिण भारत के 12 राजाओं को इसने पराजित किया था। इसी से इसका नाम, इसको भारत का नेपोलियन भी इसीलिए कहा जाता है। इसीलिए इसे भारत का नेपोलियन नाम भी दिया गया है। ये भारत का नेपोलियन नाम की संज्ञा भी इसे दी गई है। इसने बहुत सारे उपाधि भी धारण किए थे, इसने बहुत सारे उपाधि धारण किए थे, जिसमें अश्वमेध कर्ता, विक्रमांक, ये सब प्रमुख थे। अश्वमेध कर्ता, इसने अश्वमेध यज्ञ भी किया था, तो अश्वमेध यज्ञ जो करेगा वही अश्वमेध कर्ता की उपाधि धारण करेगा। विक्रमांक की उपाधि इसने धारण की थी। ये विष्णु का उपासक था, ये वैष्णव धर्म का अनुयायी था, ये भगवान विष्णु का उपासक था। इसका एक सिक्का चलाया जिस पर में इसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। इसे वीणा बजाते हुए एक सिक्का इसने चलाया था जिस पर में इसको वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है, जिससे यह अनुमान लगाया गया है कि ये वीणा का प्रेमी था, यानी संगीत का प्रेमी था। ये खुद वीणा भी बजाया करता था। ठीक है, समुद्रगुप्त के बाद इसके दरबार में, समुद्रगुप्त के दरबार में एक कवि थे हरिसेन। इसके दरबार में एक कवि थे हरिसेन। ठीक है, इसी के शासनकाल में श्रीलंका का एक राजा आया था मेघवर्मन। श्रीलंका का एक राजा मेघवर्मन आया था, जिसने बोध गया में मंदिर बनाने के लिए, एक मठ बनाने के लिए इससे आज्ञा ली थी। तो इसने आज्ञा दी थी और इसी के समय में श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने क्या किया था? बोध गया में एक मठ का निर्माण करवाया था। ठीक है, इसके बाद समुद्रगुप्त के बाद इसका उत्तराधिकारी आया चंद्रगुप्त द्वितीय। इसके बाद इसका उत्तराधिकारी आया अगला कौन? इस वंश का जो अगला शासक है वह चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय। देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय से पहले भी एक शासक का उपगुप्त की चर्चा आती है, लेकिन वो उतना योग्य शासक नहीं था, उसका अल्पकालीन उसका शासन रहा था, इसीलिए उसकी विशेष कोई चर्चा यहाँ पर में इतिहास में हम लोगों को साक्ष्य नहीं मिलता है, क्योंकि बहुत कम समय तक के लिए आया था, फिर उसकी हत्या कर दी गई थी। तो विशेष चंद्रगुप्त द्वितीय की चर्चा मिलती है, तो जिसके बारे में अभी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय जो है ये कब शासन पे बैठा था? तो ये 380 ईस्वी में, ये 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा था। कब बैठा था? तो 380 ईस्वी में। ठीक है, इसी के समय में एक चीनी यात्री फाहियान, चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था और ये वहां पर कुछ समय तक रहा भी था। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने आप को विक्रमादित्य की उपाधि से संबोधित किया था। इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, इसीलिए इसको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है। विक्रमादित्य, इसका नाम, दूसरा नाम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी इसे कहा जाता है। ठीक है, इसने 3 राजाओं के साथ अपना मैत्रीपूर्ण वैवाहिक संबंध बनाए थे। 3 राजाओं के साथ। किसके साथ? तो एक था नागवंश, नागवंश की राजकुमारी नागकेसरी, नागकेसरी कुबेर नागा, नागवंश की राजकुमारी थी कुबेर नागा। कुबेर नागा से चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने क्या किया था?
और खुद विवाह किया था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने नाग वंश की कुबेर नागा से क्या किया था? खुद विवाह किया था। दूसरा है वकाटक वंश। वकाटक वंश, वकाटक वंश में क्या हुआ था? इसके राजा थे रुद्रसेन द्वितीय। रुद्रसेन द्वितीय, रुद्रसेन द्वितीय से इन्होंने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता, प्रभावती गुप्ता का विवाह करवाया था। अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह किससे करवाया था? तो वकाटक वंश के रुद्रसेन द्वितीय से। और तीसरा है कदम्ब वंश। कदम्ब वंश की राजकुमारी से इसने अपने पुत्र कुमारगुप्त का विवाह करवाया था। इसने अपने पुत्र कुमारगुप्त का विवाह करवाया था। पहला नागवंश, जिसकी राजकुमारी कुबेर नागा से राज चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने स्वयं विवाह किया था। दूसरा है वकाटक वंश, जिसके रुद्रसेन द्वितीय से इसने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह करवाया था। और तीसरा कदम्ब वंश, कदम्ब वंश में क्या होता है? इसने अपने पुत्र कुमारगुप्त का विवाह करवाया था कदम्ब वंश में। ठीक है। इसके बाद इसने अपनी राजधानी, इसने अपनी दो राजधानी बनाई थी। पाटलिपुत्रा, पाटलिपुत्रा तो पहले से राजधानी इसकी थी, लेकिन इसने उज्जैनी को इसने क्या किया था? अपनी दूसरी राजधानी बनाई थी। उज्जैन कहिए या उज्जैनी कहिए, उस समय में उज्जैन को उज्जैनी ही कहा जाता था, यही नाम था। अभी वर्तमान में उज्जैन है। तो अपनी राजधानी को पाटलिपुत्रा तो था ही, दूसरी राजधानी इसने उज्जैनी को बनाया था। दोनों शिक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान थे। दोनों ये राजधानियां हैं, वो शिक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थान थे। ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग देख लेते हैं। दिल्ली के मेहरौली लौह स्तंभ है, उससे उसका जो संबंध, मेहरौली स्तंभ लेख, मेहरौली स्तंभ कहाँ है? तो दिल्ली में। इसका संबंध भी, मेहरौली स्तंभ का संबंध भी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से ही है। ठीक है। और इसकी जो चर्चा है, चंद्रगुप्त द्वितीय को सकारी कहा गया है। क्या कहा गया है? तो सकारी। सकारी क्यों कहा गया है? तो इसने शक के एक राजा थे रुद्र सिंह, जिसको कि इन्होंने क्या किया था? पराजित किया था। इसी को पराजित करने के कारण इसका नाम क्या पड़ा था? सकारी पड़ा था। तो आपको इसकी चर्चा मिल जाती है, कहाँ मिलती है? तो देवी चंद्रगुप्तम में। देवी चंद्रगुप्तम और हर्षचरित, देवी चंद्रगुप्तम और हर्षचरित में आपको इसके नाम के जगह पर में सकारी इसको संबोधित किया गया। क्यों? तो इसने शकों को पराजित किया था। शकों को पराजित करके इसने अपने आप को मुक्त किया था। इसने अपने साम्राज्य की रक्षा की थी। शकों को पराजित करने के कारण इसका नाम क्या पड़ा था? तो सकारी इसका नाम पड़ गया था। इसने बहुत सारी उपाधियां, अभी 3-4 उपाधि इसने धारण की थी। विक्रमादित्य, विक्रमांक, परम भागवत, ये सब उपाधियां किसकी हैं? तो ये सब उपाधियां चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की, चंद्रगुप्त द्वितीय की ये सब उपाधियां हैं। क्या क्या है? तो विक्रमादित्य, विक्रमांक, परम भागवत। विक्रमादित्य की जो उपाधि है, ये इसने शकों को पराजित करने के बाद धारण किया था। विक्रमादित्य की उपाधि इसने शकों को पराजित करने के उपरांत इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी।
इसके दरबार में 9 नवरत्नों की चर्चा आती है। नवरत्नों की जो सर्वप्रथम चर्चा आती है तो वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में ही पता चलता है कि इसके दरबार में नवरत्नों की चर्चा मिलती है। इसके बाद बहुत सारे और भी राजा, शिवाजी के काल में अष्टप्रधान की चर्चा मिलती है, अकबर के साम्राज्य में भी नवरत्नों की चर्चा मिलती है, लेकिन सर्वप्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में ही पता चलता है कि इनके दरबार में नवरत्न थे। तो कौन कौन थे नवरत्न? तो देखिए, धन्वंतरी थे, छपनक थे, और कौन थे? अमर सिंह, थे, शंकु थे, वेताल भट्ट थे, और कौन थे? कालिदास, इसी के दरबार में थे। घटकरपर थे, उसके बाद वराहमिहिर, उसके बाद वररुचि। ये जो 9 हैं, धन्वंतरी, छपनक, अमर सिंह, शंकु, वेताल भट्ट, कालिदास, घटकरपर, वराहमिहिर, वररुचि, ये नवरत्न किसके दरबार में थे? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे। देखिए, धन्वंतरी क्या थे? तो ये वैद्य थे। इन्होंने बहुत सारे वैद्य के, आयुर्वेद के ऊपर इन्होंने बहुत सारी ग्रंथों की भी रचना की है। उसके बाद छपनक क्या थे? तो ये ज्योतिषी थे, ये वैद्य थे, ये ज्योतिषी थे, अमर सिंह क्या थे? तो ये एक कवि थे। इनकी एक रचना मिलती है अमरकोश, जिसमें बहुत सारे लगभग 10,000 से अधिक शब्दों की इसमें चर्चा की गई है। ठीक है। उसके बाद शंकु क्या थे? तो ये वास्तुकार थे, वेताल भट्ट क्या थे? तो वेताल भट्ट एक जादूगर थे। तो ये जादूगर थे। कालिदास क्या थे? तो ये कवि थे, लेखक थे। इन्होंने इनके दरबार में बहुत सारी रचनाओं का निर्माण किया, बहुत सारी कहानियों का निर्माण किया है कालिदास ने। उसके बाद घटकरपर भी क्या थे? तो ये भी कवि थे। वराहमिहिर क्या थे? तो ये ज्योतिषी थे। वराहमिहिर क्या थे? तो ज्योतिषी थे। और वररुचि ये क्या थे? तो संस्कृत के विद्वान थे। ये क्या थे? तो संस्कृत के विद्वान थे। इनके दरबार में ये नवरत्न थे। ठीक है। इसके बाद इन्हीं के काल में चीनी यात्री फाहियान जो भारत आया था, वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन काल में ही भारत आया था। और इसने ये 399 से लेकर के 414 ईस्वी तक, फाहियान 399 से लेकर के 414 ईस्वी तक ये कहाँ रहा था? ये भारत में रहा था। और इसने एक रचना की, क्यू की, इसकी एक रचना है क्यू की, जिसमें इसने चंद्रगुप्त के गुप्त शासन काल में जो यहाँ की स्थिति थी इसकी चर्चा की है। गुप्तकालीन संस्कृति का बहुत ही सुंदर जो उदाहरण प्रस्तुत किया है वो फोक्यूकी में फाहियान ने प्रस्तुत किया है। इसने अपनी किताब में यहाँ की संस्कृति के बारे में, यहाँ के उस समय की व्यवस्था के बारे में बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। किसने? तो फाहियान ने। इसके बाद इन्होंने शकु पर जो विजय उपलक्ष्य किया था, शकु पर जो विजय प्राप्त की थी, तो उसके उपलक्ष्य में इन्होंने चांदी के सिक्के जारी किए थे। कैसे सिक्के? तो चांदी के सिक्के।
चांदी के सिक्के जारी किए थे। किस उपलक्ष्य में जारी किए थे? तो शकों पर जो विजय प्राप्त किया था उसी के उपलक्ष्य में इन्होंने जारी किए थे चांदी के सिक्के। इनके बाद इनका उत्तराधिकारी, इनका पुत्र हुआ कौन? तो कुमारगुप्त। इनके बाद इनका उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो कुमारगुप्त। अब उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कुमारगुप्त से संबंधित। कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त का जो शासन है, कुमारगुप्त के शासन की जो चर्चा मिलती है, इसका जो वर्णन मिलता है, हमको मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होता है। मंदसौर अभिलेख से हमें कुमारगुप्त के शासन के बारे में चर्चा प्राप्त होती है, इसकी जानकारी प्राप्त होती है। इसी में बताया गया है कि कुमारगुप्त भी शासन किया था। इसने भी, ये गुप्त वंश का अगला शासक था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बाद इसने शासन किया था। इसकी जानकारी हमें यहाँ से मिलती है। ये जो मंदसौर अभिलेख है, इसकी रचना की थी किसने? वत्स भट्टी ने। इसकी रचना की थी किसने? तो वत्स भट्टी ने। वत्स भट्टी ने इस मंदसौर अभिलेख की क्या की थी? रचना की थी। गुप्त काल का जो सर्वाधिक शांति का जो काल था, सुव्यवस्थित काल था, वो कुमारगुप्त प्रथम का ही शासन काल था। इसके शासन काल में ज्यादा कुछ लड़ाइयाँ नहीं हुई, कोई उपद्रव नहीं हुआ, सबसे शांत और सभ्य जो है इसी का शासन गुप्त काल में कुमारगुप्त का ही शासन काल माना जाता है। ठीक है। इसके समय में, कुमारगुप्त के समय में जो गुप्त साम्राज्य था वो अपने चरमोत्कर्ष पर में था, यानी उत्कर्ष के सबसे अंतिम पायदान पर, एकदम अंतिम पायदान पर था उत्कर्ष के, चरमोत्कर्ष पर ये था। किसके समय में? तो कुमारगुप्त के समय में। इसके अभिलेख और सिक्कों, इसने अभिलेख कुछ अपने अभिलेख भी लिखवाए हैं। सर्वाधिक अभिलेख जो हमें देखने को मिलते हैं तो कुमारगुप्त के अभिलेख ही देखने को मिलते हैं। इसके अभिलेख और सिक्कों से हमें प्राप्त होता है कि इसने कुछ उपाधियां भी धारण की थी। कौन कौन सा था? तो महेंद्र कुमार, महेंद्र कुमार। उसके बाद क्या था? तो श्री महेंद्र, श्री महेंद्र। उसके बाद महेंद्रादित्य, ये 3 उपाधियां इसने धारण की थी। ये कहाँ से पता चलता है? तो इसके द्वारा जो अभिलेख लिखवाए गए हैं उन अभिलेखों से पता चलता है। इसने जो सिक्के, उस समय जो सिक्के प्रचलन में थे, उन सिक्कों से पता चलता है कि इसने इन 3 प्रकार की उपाधियां धारण की थी। इसके सिक्कों से पता चलता है कि इसने अश्वमेध यज्ञ भी करवाया था। इसने जो अपने सिक्के छपवाए थे, इसमें सिक्कों से ऐसा पता चलता है, कुछ ऐसी इसमें जानकारी दी गई होगी, कुछ ऐसा चित्र उसमें सिक्कों में दिया गया होगा जिससे पता चलता है इसने अश्वमेध यज्ञ भी करवाया था। इसने अश्वमेध यज्ञ भी इसने करवाया था। ठीक है। यह वैष्णव संप्रदाय को मानता था, वैष्णव था, फिर भी इसने सहिष्णुता की अपनी नीति अपनाई। अपने प्रजा के लिए, अपने प्रजा के साथ इसने किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया। ठीक है। गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख, सबसे जो अधिक अभिलेख मिलते हैं गुप्त शासन काल में, वो कुमारगुप्त के ही सर्वाधिक अभिलेख हमें देखने को मिलते हैं। सर्वाधिक अभिलेख इसने लिखवाए भी थे। इसने मयूर आकृति के रजत सिक्के चलवाए थे, यानी चांदी के सिक्के चलवाए थे। किस आकृति के? तो मयूर आकृति के, मयूर आकृति के चांदी के सिक्के। इसने मयूर आकृति के चांदी के सिक्के चलवाए थे, जिसे दिनार कहा जाता था, जिसे उस समय दिनार कहा जाता था। बाद में मुगल काल आते आते दिनार सोने के सिक्के में परिवर्तित हो गया, सोने के सिक्के को दिनार कहा जाने लगा। लेकिन चंद्र कुमारगुप्त के समय में इसने जो चांदी के सिक्के चलवाए थे मयूर आकृति के, उसे क्या कहा जाता था? तो दिनार कहा जाता था। विश्व के प्राचीनतम जो विश्वविद्यालय हैं, सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय,
विश्व के जो प्राचीनतम विश्वविद्यालय हैं उसमें नालंदा विश्वविद्यालय का नाम प्रमुख आता है। तो इस नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना भी कुमारगुप्त ने ही करवाई थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना भी किसने की थी? कुमारगुप्त ने ही करवाई थी। ठीक है। इसमें विभिन्न विषयों के विभिन्न विषयों के लगभग 10,000 से अधिक छात्र इस विश्वविद्यालय में रह करके अलग अलग विषयों का अध्ययन करते थे उस समय में इस नालंदा विश्वविद्यालय में। यहाँ पर एक बड़े ही विशाल पुस्तकालय का निर्माण भी करवाया गया था। एक विशाल पुस्तकालय का निर्माण करवाया गया था। इस पुस्तकालय में 3 भाग थे। इस पुस्तकालय में 3 भाग थे। कौन कौन से भाग थे? तो देखिए, एक था रत्नरंजक, उसके बाद था रत्नसागर और एक था रत्नोदधि। ये 3 विभाग उसमें बनाए गए थे। इस पुस्तकालय में ये 3 तरह के विभाग बनाए गए थे। रत्नरंजक, रत्नसागर और रत्नोदधि, ये 3 प्रकार के उसमें विभाग थे। इसे ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध भी कहा जाता है, यानी बौद्धों के महायान शाखा का एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इस नालंदा विश्वविद्यालय को माना जाता है। ठीक है। एक चीनी यात्री आया था इत्सिंग। ये कहाँ का था? तो चीनी यात्री। चीनी यात्री था इत्सिंग। ये कब आया था भारत? तो ये आया था 673 ईस्वी पूर्व में। 673 ईस्वी में 673 ईस्वी में ये भारत आया था। तो इसने जो नालंदा विश्वविद्यालय को देखा और वहाँ की व्यवस्था को देखा, तो इसने लिखा कि अपने पुस्तक में कि इस नालंदा विश्वविद्यालय का अपना सिक्का चलता था, यानी अपनी मुद्रा चलती थी इस नालंदा विश्वविद्यालय की। और उस मुद्रा पर, उस सिक्के पर में पाली भाषा में लिखा रहता था। क्या लिखा रहता था? तो श्री नालंदा महाविहार आर्य भिक्षु संघस्थ। क्या लिखा रहता था? श्री नालंदा महाविहार आर्य भिक्षु संघस्थ। ये उस सिक्के पर, नालंदा विश्वविद्यालय का जो अपना सिक्का चलता था, उस सिक्के पर में ये लिखा रहता था श्री नालंदा महाविहार आर्य भिक्षु संघस्थ। ये उस सिक्के की पहचान थी, उस सिक्के पर में छपा रहता था। ठीक है। तो आज के लिए इसको इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं हमारा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। धन्यवाद।